वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस साइबर सिक्योरिटी की क्लास में। और हम लोग जो है अपना एसक्यूएल वल्नरेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं अंडर वेब पेन टेस्टिंग टॉपिक में। तो मैंने आपको बोला था कि भाई देखो, जब हम इसको करेंगे तो वी नीड टू नो द सम एसक्यूएल कमांड्स। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि यार जो एसक्यूएल की जो कमांड्स है हमारी, एसक्यूएल की क्या है जो कमांड्स हैं हमारी, ठीक है, इन कमांड्स को ना अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया, लेकिन हमें सिर्फ तीन मेजर कैटेगरीज की बात करा था मैंने। एक डीडीएल है, एक डीएमएल कैटेगरी है और एक डीक्यूएल कैटेगरी है। ये डीएमएल कैटेगरी थोड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने इसी डीएमएल कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने इंसर्ट पढ़ लिया था, इस डीएमएल कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने अपडेट पढ़ लिया था, और इस डीएमएल कैटेगरी के अंदर ही हम लोगों ने एक डिलीट ऑप्शन भी पढ़ लिया था। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या जाना था भाई, ये जो अब हमें पता है कि यार हमारा जो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, हमारा जो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर होगा, यानी कि जो आपका कंपनियों के पास जो डेटाबेस सर्वर होता है, ठीक है, डेटाबेस सर्वर जो कंपनियों के पास होता है उसके अंदर उन्होंने कोई ना कोई आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर डाला होगा। और इस आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी मतलब ये सॉफ्टवेयर आपका जो भी इंस्ट्रक्शन लेता है वो क्या होता है, कमांड होती है। कमांड्स की फॉर्म में इस ये आपका आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर आपसे इंस्ट्रक्शंस लेगा, यानी कि आप जो भी काम करवाना चाहोगे उस इंस्ट्रक्शन की आप कमांड लिखोगे और ये आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर वो कमांड को पकड़ेगा और फिर जो आपने उस कमांड में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली काम कर देगा भाई। अब जैसे कि आपने देखा कि पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। अब भाई ये जो इंसर्ट कमांड है, इस इंसर्ट कमांड के अंदर क्या होता है, इस इंसर्ट कमांड का काम क्या होता है कि यार जो अब इस आरडीबी में सॉफ्टवेयर के अंदर मान लो यार अगर कोई टेबल बन गया है, ठीक है, कोई टेबल ऑलरेडी हमारा बना हुआ है जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। अगर मुझे उस टेबल के अंदर कोई डेटा डालना है, ठीक है, मुझे अगर उसके अंदर क्या करना है, कोई डेटा डालना है, तो उसके लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, इंसर्ट कमांड का। ठीक है, ये इंसर्ट कमांड मेरे लिए क्या हेल्प करेगा, मुझे डेटा डालने में मदद करेगा टेबल के अंदर। क्योंकि टेबल के अंदर डेटा डालने के लिए, क्योंकि मैंने बोला ना आरडीबी में सॉफ्टवेयर आपसे सिर्फ कमांड लेगा, तो ऑब्वियस बात है मुझे अगर डेटा डलवाना है तो उसकी एक कमांड लिखनी पड़ेगी, और उसकी कमांड कौन सी है, वो है इंसर्ट कमांड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला था कि भाई यहाँ पे एक और ऑप्शन है जिसका नाम है अपडेट कमांड। अगर अपडेट का रोल क्या होता है कि जैसे मान लो टेबल के अंदर कोई डेटा पड़ा हुआ है ऑलरेडी, और मुझे मान लो उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। टेबल के अंदर ऑलरेडी अगर डेटा पड़ा हुआ है और मुझे उस डेटा के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, तो भाई वो चेंजेस मैं किस तरह से कर पाऊंगा, तो उसके लिए मेरे पास क्या है, अपडेट कमांड है। ठीक है, उसके लिए मेरे पास क्या दे रखी है, अपडेट कमांड। मैं उस अपडेट कमांड को यूज करके क्या कर सकता हूं, अपना जो टेबल के अंदर जो भी मेरा डेटा पड़ा हुआ है उस डेटा को मैं चेंज कर सकता हूं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम लोगों ने देखी जिसका नाम क्या था, दैट इज डिलीट। अब भाई ये जो डिलीट कमांड है, इस डिलीट कमांड का रोल क्या है, इस डिलीट कमांड का रोल यह है कि कल को इस टेबल के अंदर कोई कंटेंट पड़ा हुआ है, कोई डेटा पड़ा हुआ है, मुझे उस डेटा को हटाना है। मुझे क्या करना है, उस डेटा को हटाना है। तो उस हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, डिलीट कमांड का इस्तेमाल करूंगा। और पिछली बार मैंने आपको बताया भी था कि इस डिलीट कमांड ये ऐसी कमांड है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, पूरे टेबल का डेटा ही गायब कर सकता हूँ, पूरा टेबल का डेटा उड़ा दूँ, पूरा टेबल एम्प्टी कर दूँ। ये डिलीट कमांड मेरे लिए ये काम कर सकता है अपना। ठीक है, और ये डिलीट कमांड के में मेरे पास एक ऑप्शन ये भी है कि भैया मैं कुछ सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स भी डाल सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि भैया मुझे सारे रिकॉर्ड टेबल के हटाने हैं। ठीक है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ,
कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स भी अगर मुझे डिलीट करने हैं तो मैं वो काम भी परफॉर्म अपना कर सकता हूँ कि सारे रिकॉर्ड्स ना डिलीट करने पड़े, कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं तो मैं उन पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को आराम से अपना डिलीट कर लूँ। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछली बार। अच्छा, अब मान लो मैंने बोला था कि भाई अब यहाँ पे जो हमारी ये dql नाम की जो कमांड है, ये जो dql कमांड तुम्हें दिख रही है, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक सेलेक्ट कमांड के बारे में। अब ये सेलेक्ट कमांड क्यों, अब सेलेक्ट कमांड जो है इसका क्या रोल है भाई? अब देखो सीधी सी बात है, इंसर्ट कमांड से तुमने अब क्या होगा, तुम तो इंसर्ट कमांड लिखोगे, अब तुम्हारी इंसर्ट कमांड लिख के तुम एंटर मारोगे, तुम्हारी वो कमांड डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को मिलेगी, वो बैकएंड में जो उसके टेबल होगा उस टेबल में कंटेंट डाल देगा। तुम जितनी बार भी इंसर्ट कमांड चलाते रहोगे वो तुम्हारे लिए बैकएंड में रिकॉर्ड डालता रहेगा डालता रहेगा डालता रहेगा। ठीक है जी, लेकिन भाई अपडेट करोगे अपडेट हो जाएगा, डिलीट करोगे डिलीट हो जाएगा, लेकिन भाई मैं कल को देखना चाहता हूं कि यार जो मेरा टेबल है उस टेबल के अंदर इंपॉर्टेंट मतलब टेबल के अंदर जो कंटेंट है मैं उसको देखना चाहता हूं, तो भाई उस कंटेंट को मैं कैसे देखूंगा? तो उस कंटेंट को देखने के लिए हमारे पास एक कमांड है जिसका नाम क्या है, सेलेक्ट। ठीक है, हमारे पास एक कमांड है जिसका नाम क्या है, सेलेक्ट कमांड। अब देखो यार ये जो सेलेक्ट कमांड है, अब इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि भैया आपका जो कंटेंट है, जो टेबल के अंदर जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है उस कंटेंट को आपको ये दिखा देगा। ठीक है जी, तो अब इस सेलेक्ट कमांड को कैसे लिखते हैं, इसका क्या सिंटैक्स है, जरा उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को इस ये जो लिखा मैंने इसका स्क्रीनशॉट एक लगा देता हूं, इसी में भेजा ना मैंने, हाँ ठीक है। चलिए, अब सेलेक्ट कमांड कैसे वर्क करती है, अब हमें सेलेक्ट कमांड के बारे में पता लग गया कि भैया सेलेक्ट कमांड क्या करेगी। दिस कमांड इज यूज्ड, दिस कमांड इज यूज्ड टू शो द डेटा, टू शो द डेटा प्रेजेंट इन द टेबल। भाई जो आपके टेबल के अंदर जो डेटा है उसको देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको लिखते कैसे इस कमांड को? तो देखो इस कमांड को लिखने का सिंटैक्स समझ लो कि भाई ये सिंटैक्स क्या है इस कमांड को लिखने का। आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जब आप इस कमांड को लिखने जाएंगे तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे पहले सेलेक्ट। ठीक है, अच्छा अब यहां पे ना सेलेक्ट के बाद यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर आपको जो टेबल है उस टेबल की सारी कॉलम्स का डेटा देखना है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, पहले एक छोटा सा टेबल भी बना देता हूं ताकि आपको साथ साथ में दिखता भी रहे कि क्या काम होगा यहाँ पे। तो एक छोटा सा टेबल हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा टेबल नहीं बनाऊंगा मैं। इस टेबल के अंदर मान लो एक कॉलम है ई कोड, एम्प्लॉय का कोड, ई नेम एम्प्लॉय का नाम, और एक ई सेल दैट इज एम्प्लॉय की सैलरी। ठीक है, तो एक टेबल अज्यूम करके चल लेते हैं कि एक टेबल है हमारे पास जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, और उस टेबल के अंदर ये कंटेंट है। ठीक है, और इसके अंदर डेटा में जैसे मान लो 101, 102, 103 नाम रख देते हैं यहाँ पे अनिल, सुनील, और मान लो एक और देखते हैं पूजा। सैलरी अनिल की 7,800, इसकी 6,500 और 9,800। ठीक है, ये सैलरीज इनकी। अब देखो सिंपल, अब मान लो ये डेटाबेस के अंदर टेबल बना हुआ है, अब मुझे इस टेबल का डेटा देखना है, तो भाई मैं क्या कमांड चलाऊंगा? देखो मैं ऐसे लिखूंगा सेलेक्ट। सेलेक्ट कमांड जब आप लिखोगे तो ये सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि भाई अगला क्या करना चाह रहा है, अगला जो है डेटा डिस्प्ले का काम करना चाह रहा है। ठीक है, तो सेलेक्ट के बाद अब आप क्या करोगे, अगर आपको इस सारी कॉलम्स का डेटा देखना है, मतलब आपको एम्प्लॉय कोड भी देखना है, नेम भी देखना है, सैलरी भी देखनी है, तीनों चीजें देखनी है, तो भाई आप यहां पे लगाओगे स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है, दैट यू वांट टू सी ऑल द कॉलम्स। ठीक है, स्टार मींस दैट यू वांट टू सी
ऑल द, आपको सारी कॉलम्स देखनी है, तो स्टार लगाएंगे, फिर लिखेंगे फ्रॉम। अब आपने एक तरह से बोल दिया सेलेक्ट मतलब डिस्प्ले करो, ठीक है, सेलेक्ट का मतलब आपने क्या बोल दिया एक तरह से कि भैया हमें क्या करो जी, डिस्प्ले करके दो रिकॉर्ड्स को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुमने यहां पे स्टार लगा के बोल दिया कि भाई जो रिकॉर्ड्स आप दिखाओगे उसमें सारी कॉलम्स आनी चाहिए, ठीक है। स्टार का मतलब क्या हो गया कि सारी कॉलम्स दिखाओ, लेकिन किससे, किस टेबल की दिखानी है भाई। अब जो हमारा जो आरडीबी में सॉफ्टवेयर होगा यार, उसके अंदर तो बड़े सारे टेबल्स होंगे ना, तो भाई साहब आपको कौन से टेबल का देखना है, तो यहां पे आप लिखोगे टेबल का नाम फ्रॉम एम्प्लॉई एंड देन सेमिकोलन। तो इतना करके ये हो गया हमारा टेबल का नाम। तो अब देखो समझ में आ गई उसको यहाँ पे कि भैया मुझे क्या करना है, मुझे सेलेक्ट लिखा हुआ है तो इट मींस मुझे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं। सेलेक्ट के बाद स्टार लिखा है, इसका मतलब मुझे सारे कॉलम्स दिखाने हैं उस टेबल के। किस टेबल के, या टेबल का नाम लिखा हुआ है एम्प्लॉई है। तो आपका इस कमांड का जो आउटपुट बन के आएगा वो आउटपुट कैसा आ जाएगा। अब देखो यहां पे बोला गया है ऑल कॉलम्स, तो एक ई कोड कॉलम है वो भी आएगी, ई नेम कॉलम है वो भी आएगी, और ई सेल कॉलम है वो भी रिजल्ट में आएगी, ठीक है। और ये 3 कॉलम का डेटा आपके सामने आएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे क्या है कि सारे रिकॉर्ड 101 का भी, 102 का भी, 103 का भी, और यहां पे अनिल, सुनील, पूजा, और यहां पे वही जो सैलरी है इनकी 7,800, 6,500 और 9,800। ये एज इट इज पूरा का पूरा आंसर आपको एज ए रिजल्ट में दिखाई देगा, ठीक है जी। तो एक बार इसका भी स्क्रीन लगा देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट। हाँ, सेकंड नंबर, चलो जी। अच्छा, अब देखेंगे यहां पे, अब ये हमने सेलेक्ट का एक रूप देखा। अब मैं कहता हूं कि भाई मुझे जो है, जैसे मान लो जो टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड्स नहीं देखने, मुझे जो टेबल है इसके सारे रिकॉर्ड्स नहीं देखने यार। तो यार अगर मान लो मैंने कमांड कुछ ऐसे लिखता हूं कि भाई सेलेक्ट, सेलेक्ट लिखा तो मतलब डिस्प्ले रिकॉर्ड करना है, स्टार्स मतलब सारी कॉलम्स का डेटा नजर आना चाहिए, कहां से, फ्रॉम टेबल का नाम जैसे मैंने लिख दिया जी एम्प्लॉय। अच्छा, अब मान लो मैं कहता हूं कि मुझे सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज का डेटा देखना है जिनकी सैलरी 7,000 से ऊपर है बस। तो यार अब इस बात को मैं कैसे लिखूंगा, यहां पे मैंने बताया था कंडीशन लगाने के लिए आप लिखते हैं वेयर। अच्छा, क्या बोला, एम्प्लॉय की सैलरी, सैलरी की कौन सी कॉलम किस नाम से, यहाँ पे ई सेल नाम से, तो आपने बोला जी वेयर जहां पे भी ई सेल की वैल्यू इज ग्रेटर देन 7,000 बस। तो अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे तुम्हारे सामने जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा। अब यहां पे स्टार बोला हुआ है, तो स्टार बोला तो सारी कॉलम्स आएंगी, ई कोड भी आएगा, ई नेम भी आएगा, और ई सेल भी आएगा, सारी कॉलम्स आएंगी क्योंकि स्टार लगा हुआ है। लेकिन अब आपको रिकॉर्ड्स किनके दिखाई देंगे, सिर्फ उनके, क्योंकि यहाँ पे वेयर भी लगा रखा है, तो जो जो वेयर की कंडीशन को ओके करेगा वही रिकॉर्ड आएगा। तो 101 अनिल की सैलरी कितनी, 7,800, जो कि 7,000 से ऊपर है, तो ठीक है जी 101 अनिल और 7,800। अगले रिकॉर्ड में गया, वहां पे सुनील की सैलरी है 6,500, जो कि 7,000 से कम है, तो वो नहीं दिखाएगा। तीसरे रिकॉर्ड में गया, पूजा के रिकॉर्ड में उसकी सैलरी 9,800 है, जो कि 7,000 से ऊपर है, तो भाई यहाँ पे 103 पूजा और 9,800, ठीक है जी। ये आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि जो आपको इस कमांड का आउटपुट मिलेगा वो ये मिलेगा, ठीक है जी। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूं मैं। तीन नंबर, ठीक है। एक छोटी सी चीज और भी दिखा देता हूं, जैसे सपोज अगर मान लो मैं कहता हूं कि भाई मुझे नाम और सैलरी दिखा दो बस, ठीक है। अगर कोई मुझसे कहे कि भैया ऐसा करो जी, मुझे शो नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज
नेम एंड सैलरी मान लो, नेम एंड, या रुको तो मिट जाता सारा, रुको रुको, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा दे दिया किसी ने कि भैया मुझे नाम दिखाओ, नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज गेटिंग सैलरी मोर देन 7,000। अरे भाई ये ट्रैफिक की आवाज आ रही है पीछे से, भाई जिसका ऑन है माइक बंद कर दें उसको जरा। चलिए, अगर मान लो मुझे इस तरह से केस आ गया तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट, अब यहाँ पे सामने वाले ने बोला नाम और सैलरी दिखाऊं, ठीक है, क्या दिखाऊं, नाम दिखाऊं और सैलरी। अब नाम के लिए कॉलम किस नाम से है, ई नेम नाम से है, ठीक है जी। अच्छा, सैलरी के लिए कॉलम किस नाम से है, ई सेल नाम से है। तो जिस नाम से, याद रखना है कि आपको यहाँ पे जो चीज दिखाने के लिए बोली है, आप सबसे पहले देखो कि उस चीज के लिए टेबल में कॉलम किस नाम से दे रखा है, ठीक है। तो जो जो कॉलम के नाम है वो कॉलम के नाम लिखते रहो, बीच में उनके कॉमा लगाते रहो। तो जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट ई नेम कॉमा ई सेल, ठीक है। कहां से देखना है, फ्रॉम, टेबल का नाम लिख दिया एम्प्लॉई। अच्छा, अब हमें यहां पे कंडीशन भी दे रखी है ना, वही सैलरी मोर देन 7,000, तो मैंने लिखा जी वेयर ई सेल ग्रेटर देन 7,000। तो अब यहां पे जब ये कमांड चलेगी तो भाई साहब इसका आउटपुट क्या आएगा, इस बार इसके आउटपुट में मुझे सिर्फ कौन कौन सी कॉलम नजर आएंगी, एक ई नेम नाम की कॉलम नजर आएगी और एक ई सेल नाम की कॉलम नजर आएगी, सिर्फ यही दो कॉलम ने मुझे नजर आना है बस। अच्छा, रिकॉर्ड क्या क्या नजर आएंगे यहाँ पे, भाई 7,800, एक तो अनिल की सैलरी 7,000 से ऊपर है तो सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा जी अनिल और इसकी सैलरी 7,800। सुनील की कम है, उसके बाद पूजा है तो पूजा, और पूजा की सैलरी 9,800। तो ये आउटपुट आपके सामने नजर आएगा, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा बहुत समझा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट कमांड के बारे में। अच्छा, ये समझना इसलिए जरूरी था कि भाई अब हम जब आगे एसक्यूएल क्वेरी, एसक्यूएल वल्नरेबिलिटी की बात करेंगे, एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी की बात करेंगे, तो यार ऑब्वियस बात है उसके अंदर यार एसक्यूएल की कमांड्स का रोल तो आएगा ही। और अगर मान लो मुझे एसक्यूएल की कमांड के कुछ छोटा मोटा बेसिक भी नहीं पता होगा, अगर मुझे एसक्यूएल की कमांड के छोटा मोटा बेसिक भी अगर मुझे नहीं पता होगा, तो फिर भाई मैं आगे काम कैसे करूंगा, ठीक है। इसलिए आपको छोटा जो थोड़ा बहुत जो है ये आपको कंसेप्ट इसीलिए बताया गया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट इसलिए बताया गया है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं, ठीक है। क्योंकि आगे हम जब क्वेरी लिखेंगे तो पता तो लगना चाहिए आपको कि क्या हो रहा है इसके अंदर, क्या नहीं हो रहा। चलिए, अब हम आगे की अपनी जो कहानी है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो जी, अब हम लोगों ने जो है एसक्यूएल की कमांड्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिया, ठीक है, कि एसक्यूएल की कमांड्स क्या हैं, कैसे हैं, काम करती हैं, ठीक है। और ये अब अब क्योंकि जो हम कुछ स्टार्टिंग में जो कुछ चीज़ें देखेंगे वहाँ पे इस एसक्यूएल की कमांड की हमें रिक्वायरमेंट्स पड़ेंगी, तो दैट्स वाई हमने इसको पहले ही स्टडी कर लिया। तो जब मैंने आपको पिछली बार बताया भी था एसक्यूएल इंजेक्शन क्वेरी के बारे में, तो उसमें मैंने आपको बोला एक चीज कि भाई जो एसक्यूएल इंजेक्शन क्वेरी है आपकी, ठीक है, एक मिनट रुकना, ठीक है ठीक है, ठीक। अच्छा चलिए, हाँ जी, तो ये तो मैंने लगा दिया, हाँ ठीक है, चलो इसको हटा देता हूँ मैं अब यहाँ से नाउ। अच्छा, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज जान लो यहाँ पे
कि अभी हमने चलो एसक्यूएल तो समझ लिया, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखो यार, जो ये एसक्यूएल की जो क्यूरीज होती हैं, एसक्यूएल क्यूरीज आर यूज्ड इन सर्वर साइड, ठीक है। एसक्यूएल क्वेरी का एक रोल क्या बता रहे हैं हम, यूज्ड इन सर्वर साइड फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां पे कि क्या मतलब हुआ यहां पे यूजर ऑथेंटिकेशन का, जो मैंने यहां पे बात बोली, अब उसमें क्या है देखो यहां पे। अब इस केस को समझते जाएंगे अच्छी तरह से कि भाई किस तरह से काम हो रहा है, क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे यार, ये मान लो एक सिस्टम है, यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल यूजर बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये नॉर्मल यूजर किसी वेबसाइट में लिंक मतलब लॉगिन करने जा रहा है, तो उसको अपना यूजर नेम पासवर्ड देना था। तो भाई अब उसने क्या करा, अब उसके सामने उस वेबसाइट का पेज आएगा, वहां पे वो अपना यूजर नेम डाल देगा और जो भी उसका पासवर्ड है वो दोनों चीजें डाल देगा। तो एक तरह से या ये एक तरह से यूजर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के क्या कह रहा है, यूजर जो नॉर्मल यूजर है वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के कह रहा है कि भैया टेक दिस यूजर एंड पासवर्ड, ये भैया ये मेरा यूजर नेम और पासवर्ड ले लो और मुझे क्या करो, ऑथेंटिकेट कर दो, ऑथेंटिकेट मी, ठीक है भाई, ठीक है ना। जैसे सपोज मान लो आप उसमें जा रहे हैं, जैसे फेसबुक ओपन करते हैं तो पहले फेसबुक का लॉगिन पेज खुलता है, वहां पे अपना यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, तब हम उसमें लॉगिन करते हैं और फिर आगे काम करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल यूजर का मतलब में क्या कर रहा है अपना, वो जैसे उसके सामने कोई जो उसने वेबसाइट खोली, वहां पे उसको ऑप्शन मिला यूजर नेम पासवर्ड डालो, उस बंदे ने अपना यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला और सबमिट बटन दबाया। तो एक तरह से वो नॉर्मल यूजर क्या कह रहा है, नॉर्मल यूजर ये कह रहा है कि भाई साहब ये ले लो, ये मेरा यूजर नेम और पासवर्ड है, ये ले लो और मुझे ऑथेंटिकेट कर दो। अच्छा, अब देखें यहाँ पे, अब क्या होगा, जैसे वो उसको लिखेगा उसकी ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, ऑब्वियसली उसने कहाँ डाला ये डेटा उसने अपनी वेबसाइट में डाला है, ठीक है। कहाँ डाला डेटा, वेबसाइट में, यानी कि उसके सामने जो फ्रंट एंड खुल रहा था उसमें उसने अपना एक कंटेंट डाला। अच्छा, अब ये जो कंटेंट है ये बेसिकली ये वेबसाइट इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, जो वेबसाइट खुली है जिसमें उसने अपना कंटेंट डाला, ये इंटरनेट के माध्यम से कहां भेज देगा, ये सर्वर साइड आपकी रिक्वेस्ट भेज देगा। अच्छा, अब सर्वर साइड में बेसिकली बैठा होगा एक सर्वर पहला, जो आपका ये देखेगा कि भैया ये जो वेबसाइट है, जैसे मान लो यहां पे जो वेबसाइट है, मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पे एक वो होता है, क्या नाम है, अपना मेन पेज होता है, सर्वर होता है जो चेक करता है कि आपकी स्टैटिक वेबसाइट है या डायनेमिक वेबसाइट है, जो भी है। तो यहाँ पे एक वेब सर्वर बैठा है, तो ये रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास गई। अच्छा, अब इस वेब सर्वर के पास ना बड़े सारे स्टैटिक पेज बने होते थे, मैंने बताया था आपको कि इस वेब सर्वर के पास बड़े सारे स्टैटिक वेब पेज भी बने हुए हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि भाई साहब इसने तो देखा यार, सामने वाले ने तो यूजर नेम और पासवर्ड दे रखा है यार, तो इसने क्या करा भाई, ये अब रिक्वेस्ट जो है अपने पास हैंडल करने के बजाय किसको दे दी, ये रिक्वेस्ट उसने दे दी अपने वेब एप्लीकेशन सर्वर को। अब जैसे वेब एप्लीकेशन सर्वर जो है हमारा, इसके अंदर सपोज मान लो एक PHP लैंग्वेज के द्वारा सारा काम प्रोग्राम्स बने हुए हैं, ठीक है। अब इसका एक प्रोग्राम है जो बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड को वेरीफाई करता है, ठीक है। लेकिन अब ये कहां से करेगा भाई, ये ना एक डेटाबेस सर्वर है हमारा, ठीक है, डेटाबेस सर्वर है, इसके अंदर आपका सारा डेटा पड़ा हुआ है। तो अब ये सपोज मान लो, क्या ऐसा मान लो कि भाई अब ये एक प्रोग्राम, अब ये PHP में बना हुआ एक कोई प्रोग्राम है, ये आपका प्रोग्राम क्या होगा, ये रन करेगा, ठीक है, क्योंकि जो यूजर नेम पासवर्ड मिला वो इसने यूजर नेम और वो जो पासवर्ड है वो नीचे भेज दिया इसके पास। अब ये PHP के पास गया, PHP ने अपना प्रोग्राम रन किया, इस प्रोग्राम ने यूजर नेम और पासवर्ड एक्सेप्ट जो था ऊपर से आया वो उसने लिया। अब इस रन करने पर करेगा क्या, ये डेटाबेस में चेक करेगा। अब ये करेगा क्या ना, देखो ये
अब प्रोग्राम जब मैं इसको रन करूंगा तो ये एक एसक्यूएल की क्वेरी बना के वहां भेजेगा, ठीक है, एसक्यूएल की क्वेरी बना के भेजेगा कि भाई चेक करो ये यूजर नेम पासवर्ड है कि नहीं है। देखो अब ये क्वेरी क्या बनाएगा, देखो अब इसकी क्वेरी जो जाएगी वो समझने वाली बात है कि क्वेरी क्या जाएगी। देखो अब वो कमांड चलाएगा जी सेलेक्ट, यानी कि जो प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर ये कमांड लिखी होगी, ठीक है, मतलब प्रोग्रामिंग भी होगी और प्रोग्राम के अंदर ये कमांड लिखी होगी। कमांड क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। अब मान लो इसके पास एक यूजर्स का नाम का टेबल पड़ा हुआ है जिसमें सारे यूजर्स का यूजर नेम पासवर्ड सब डला हुआ है, तो ऑब्वियस बात है इसको यूजर नाम के टेबल के साथ इंटरेक्ट करना है। तो उसने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू, अब जो आपका एक यूजर वाले वेरिएबल में डेटा आया उसको ऐसे लेगा डॉलर यूजर, यानी जो यूजर वेरिएबल में डेटा आया वो एंड, ठीक है, याद है हमने पाइथन में भी एंड और पढ़ा था, तो वही सिंपल से एंड है कि भाई जब मल्टीपल कंडीशन को लिखना होगा तो एंड लगाएगा। अब जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहा हूं मैं, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू डॉलर एक मिनट, जैसे मान लो जो वेरिएबल है वो ऐसे आया पास WD, तो एक तरह से ना यार ये वाली एसक्यूएल क्वेरी रन होगी। अच्छा अब ना क्या करेगा, जैसे ये क्वेरी पहुंची हमारे डेटाबेस के पास, अब डेटाबेस क्या करेगा, चेक करेगा कि यार ये यूजर ने जो यूजर नेम दिया है, ठीक है, यूजर ने क्या भेजा भाई वहां से, यूजर ने तो यार एक यूजर नेम भेजा हुआ है एक पासवर्ड भेजा हुआ है, तो वो तो दोनों को चेक करेगा, इस टेबल में चेक करेगा कि ये यूजर नेम और पासवर्ड है कि नहीं है। अच्छा अगर ये यूजर नेम और पासवर्ड होंगे तो ये क्या करेगा, ये रिजल्ट में क्या करेगा, उसका पूरा रिकॉर्ड भेज देगा इस प्रोग्राम को, ठीक है, क्योंकि सेलेक्ट स्टार करा ना तो पूरा रिकॉर्ड ही आएगा। जैसे अभी हमने सेलेक्ट कितने सारे कोड चलाए तो उसमें देखा ना जो रिजल्ट को मैच करता है वो रिकॉर्ड आ जाता है। तो अब जब ये कमांड चलेगी तो जो आपका आरडीबी में सॉफ्टवेयर है वो इस कमांड को चलाएगा और चलाने के बाद वो क्या करेगा, अगर ये यूजर नेम और पासवर्ड किसी रिकॉर्ड में मैच हो जाएगा तो वो रिकॉर्ड का डेटा इस प्रोग्राम को दे देगा रिजल्ट में। लेकिन अगर ये यूजर नेम और पासवर्ड कहीं मैच ही नहीं हुआ, मान लो बंदे ने गलत यूजर नेम और पासवर्ड लिखा, तब क्या होगा, अगर सामने वाले ने गलत यूजर नेम और पासवर्ड लिखा है तो क्या होगा, तो होगा ये कि भैया यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा इसको, यानी कि हम जो ये बेसिकली ये कुछ इनवैलिड दे देगा, इनवैलिड डेटा ये कुछ ऐसा आंसर दे देगा। और अगर मुझे इनवैलिड डेटा ऐसा कुछ आंसर मिल रहा है कि भाई या रिकॉर्ड नॉट फाउंड ऐसा कुछ मैसेज अगर मुझे मिल रहा है तो ये प्रोग्राम समझ जाएगा कि भैया ये तो गलत दिया हुआ है। तो यहां से जो एक एरर वाला पेज जनरेट होगा, ठीक है, यहाँ पे एक एरर वाला पेज बनेगा या, और ये एरर वाला पेज इधर जाएगा वेब सर्वर के पास, वो इंटरनेट के माध्यम से इस वेबसाइट को भेजेगा और ये यूजर के सामने पेज नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब तुम देख रहे हो यहाँ पे कि सामने वाला यूजर वैलिड है कि नहीं है, ये किसके द्वारा चेक हो रहा है वहां पे, इस एसक्यूएल की कमांड के द्वारा ही चेक हो रहा है। समझ में आई सबको बात कि भाई ये एसक्यूएल की कमांड हम क्यों पढ़ रहे थे, एमए टाइम पास के लिए नहीं पढ़ रहे थे, एसक्यूएल की कमांड इसलिए पढ़ रहे थे कि भाई कल को अगर मैं कुछ काम धाम करूंगा इस पे तो क्या करूंगा कैसे, ठीक है जी। तो इसलिए हमने यहाँ पे एसक्यूएल की कमांड जो है पढ़ रहे थे हम यहाँ पे। अच्छा अब सपोज, अब एक बड़ा अच्छा सा चीज यहाँ पे मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे मान लो कि ये आपके सामने एक फॉर्म आ गया, ठीक है, जहां पे आपको दे रखा है जी यूजर नेम लिखो और यहां पे एक बॉक्स दे रखा है, ऐसे यहां पे आपको पासवर्ड दे रखा है और यहां पे एक बॉक्स बना के दे रखा है, ठीक है, और फिर यहां पे एक लॉगिन का बटन है। अब देखो ध्यान से यहां पे, अब हमें पता है यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड लिखना है। अच्छा मान लो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ध्यान से देखते जाना मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 1 कोट्स और कोट 1 इक्वल टू
कोट 1। और पासवर्ड में भी मैंने पता क्या लिख दिया, ये सिम 1 कोट्स और कोट्स में 1 इक्वल टू कोट्स 1, ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैंने कहा भाई ये क्या बन गया है, क्या हो रहा है इसके अंदर। अच्छा अब ध्यान से देखना कि होगा क्या। अब जो कमांड, जब ये डेटा पहुंचेगा, अब हमें समझ में आ रहा है कि अब ने यूजर नेम पासवर्ड में डेटा लिख दिया, तो वो यार यही डेटा को यूज करके वो एसक्यूएल की क्वेरी बनाएगा। अब देखो ध्यान से, वो एसक्यूएल की क्वेरी क्या बनाएगा, ऐसे जाएगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। अच्छा उसके बाद लिखेगा वेयर यूजर इज इक्वल टू, अब यहां पे उस समय तो हमने डॉलर करके कुछ लिख दिया था, लेकिन अब क्या होगा, जो यूजर नेम में लिखा है वो जाएगा भाई। अच्छा अब क्या होता है, जो यूजर नेम जो भी होता है यहां पे, वो किस में जाता है, वो कोट्स में जाता है, ठीक है। तो जो यूजर नेम है वो यहां पे कोट्स में आएगा, ठीक। अच्छा अब क्या यूजर नेम गया यहां पे, वो देख लो यार, कोट्स में आएगा, बट गया क्या है यहां पे, 1 कोट्स और कोट्स 1 इज इक्वल टू, एक मिनट जरा सा इसको मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा पीछे लगा दूंगा कोट्स में, ठीक है, और कोट 1, ठीक। और इसके बाद जो है ये लास्ट में जो कोट्स लगता है वो आ गया यहाँ पे। अच्छा जी, हमने कहा देखते हैं क्या है इसमें यार, और क्या, चलो जी। और आगे क्या होगा, एंड जो बेसिकली हमारी कमांड आगे चल रही है ना, तो ये यूजर नेम की वैल्यू यहां पे फिट हो गई, ठीक है। आगे क्या हुआ, एंड पास इज इक्वल टू, यार इसमें भी वही होगा, पहले मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, ये पास वाली लाइन है नीचे लिख देता हूँ यार, ठीक है। आपको तो पता ही है कि भाई ये इसके साथ लगेगा, बट मैं थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूँ ताकि आइडिया लग जाए। एंड पास इक्वल टू, देखो जी, तो एक तो पहले वो ये भी जो भी पासवर्ड होगा वो भी सिंगल कोट्स के अंदर जाएगा। अच्छा अब मैं यहाँ पे, लेकिन मैंने जो डेटा लिया है अब वो डालेगा यहाँ पे 1 कोट्स और 1 कोट इज इक्वल टू कोट 1, ऐसे ये कमांड बन जाएगी, ठीक है। अच्छा अभी इतना समझ में आ गया कि भाई जो मैंने लिखा इसके अंदर वो चला गया वहां पे। अब एक चीज ध्यान से देखना है, यहां पे आपने क्या लिखा है, एक ये जो एंड और जो 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 चीजें हो रही हैं सब क्या कर रही हैं, कंडीशंस को ज्वाइन करवा रही हैं। अब जरा देखो यहां पे, देखो क्या गोलमाल हो गया एकदम सही, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, यहां पे पहली जैसे वेयर के बाद हम लोग कंडीशंस लिखते हैं ना, तो वेयर में एक कंडीशन आ गई ये, और दूसरी कंडीशन बन गई ये, फिर एंड लगा हुआ है, फिर उसके बाद एक कंडीशन ये आ गई, फिर और फिर एक कंडीशन ये आ गई। तो अभी जो मैंने डाला उसके अकॉर्डिंगली क्या हो गया, यहां पे 4 कंडीशन बन गई यार। अच्छा आप लोगों को पता है, जैसे हम लोगों ने पाइथन में पढ़ा था कि यार एंड के केस में ऑल कंडीशंस अगर ट्रू होंगी, ऑल कंडीशंस अगर ट्रू होंगी तभी आपका आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। और के केस में, सॉरी एंड के केस में, लेकिन और के केस में क्या होता है कि अगर एक सिंगल कंडीशन भी ट्रू हो गई, अगर एक सिंगल कंडीशन भी ट्रू हो गई तो आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब तुम देखो ध्यान से, यहां पे सबसे पहले वो इस कंडीशन को मैच करेगा, इस जो ये कंडीशन दे रखी है 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले वो इस कंडीशन को चेक करेगा कि क्या यूजर की वैल्यू 1 के बराबर है, नहीं फॉल्स, ये तो नहीं है भाई। अच्छा फिर और पे आएगा, फिर ये कंडीशन को चेक करेगा कि क्या 1 बराबर होता है 1 के, हाँ यार ये 1 तो बराबर होता है 1 के, ये तो ट्रू हो गया है ना। फिर एंड है, फिर यहां पे आएगा जी पास इज इक्वल टू 1 है, पासवर्ड की वैल्यू 1 है, नहीं भाई ये तो फॉल्स है। बट अब यहां पे जो लिखा हुआ है 1 इक्वल टू 1, हाँ ये तो सही है यार, ये तो सही है, ट्रू है। तो देखो अब जरा सिचुएशन क्या बन गई हमारे पास, यहां पे हमारे पास कुछ इस तरह का केस बन के तैयार हो गया कि वेयर लिखा हुआ है, पहली कंडीशन का आंसर है फॉल्स, फिर और जो दूसरी कंडीशन के साथ अटैच हो गई है उसका आंसर है ट्रू, फिर एंड,
फिर उसके बाद पहली कंडीशन का आंसर है फॉल्स और दूसरी कंडीशन का आंसर क्या है, ट्रू। तो अब जरा देखो ध्यान से यहां पे कि किस तरह से काम चल रहा है हमारा यहां पे। अब इसने क्या करा, देखो अगर तुम देखो यहां पे जैसे फॉल्स और ट्रू दे रखा है, तो फॉल्स और ट्रू का मतलब क्या होता है। वैसे चलो मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि जब ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं तो पहले नॉट की प्रेफरेंस होती है, फिर एंड की, एंड देन उसके बाद और की। तो वो अभी पहले क्या करेगा, एक मिनट देखो ध्यान से, यहां पे ध्यान से देखते जाना बिल्कुल, तभी ये कमांड समझ में आएगी। इसको मैं मिटा देता हूं जरा सा। सबसे पहले वो किसको सॉल्व करेगा, एंड को। अच्छा एंड कहां कहां के किस किस के बीच में आ रहा है भाई, ये रहा ट्रू एंड फॉल्स। तो यार इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा भाई, एंड लगाया और एक फॉल्स हो गया तो पूरा फॉल्स ही होना, क्योंकि एंड में सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी ट्रू होता है, तो ट्रू एंड फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहां पे फॉल्स और यहां पे भी फॉल्स और यहां पे क्या आ गया, ट्रू। अब और को सॉल्व करेगा, मान लो पहले इन दोनों को सॉल्व करा, फॉल्स और फॉल्स क्या होगा, फॉल्स, फिर और ट्रू, और फिर देखो फॉल्स और ट्रू लिखा हुआ है। अब एक चीज देखो, मैंने आपकी और में क्या बताया कि अगर एक सिंगल कंडीशन भी ट्रू होती तो आंसर क्या आ जाता, ट्रू। तो भाई साहब अभी फिलहाल इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। यानी कि जो वेयर के अंदर जो मैंने कंडीशन डाली है यार, उस कंडीशन का आंसर क्या आ गया भाई, वो तो ट्रू आ गया, वो तो ट्रू आ गया। और यहां पे सपोज अगर मान लो इसमें अगर मैसेज वहां से जा रहा है कि ऑथेंटिक यूजर है या जो है, तो वो तो क्योंकि वेयर क्लॉज के अंदर कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो तो भैया सीधा उसने भेज दिया कि ऑथेंटिक यूजर है। और यहां पे क्या गड़बड़ हो जाएगी कि वो उसको लॉग इन करवा देगा, ठीक है। यानी कि एक तरह से बंदा जो है उस के अंदर घुस सकता है, लेकिन ये तब, अभी ध्यान ऐसा मत सोचना कि सब में ऐसा, क्योंकि ये ना ये दिक्कत होती है कहां पे, जैसे सपोज मान लो जो वेबसाइट का डेवलपर है, अगर उसने कोडिंग में कुछ गड़बड़ कर रखी है तो ये प्रॉब्लम यहां पे अटक सकती है। तो देखो एक क्योरी के अंदर जहां यूजर नेम पासवर्ड मैंने कुछ ऐसा डेटा डाला कि वो एसक्यूएल की क्योरी ऐसी बन गई कि मेरा उसके वेयर क्लॉज का आंसर ट्रू आ गया, और जहां से आंसर ट्रू आ जाएगा वो बेसिकली वो डेटा भेज देगा मेरे को सारा, ठीक है। तो ये कमांड हर रिकॉर्ड में सही होगी और सारे लोगों का डेटा आ जाएगा, और मैं सीधा अगर मुझे एंटर करना है तो एक रिकॉर्ड भी अगर आ गया तो मुझे एंटर कर देगा, जो सबसे पहला रिकॉर्ड आएगा उसके नाम से मुझे एंटर करवा देगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक एसक्यूएल को हमने समझने के बाद एक ये इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आई, जहां पे हमने इस एसक्यूएल क्वेरी का इस्तेमाल करके चीज को मैनिपुलेट करने की कोशिश करके देखी, ठीक है। पर मैंने अभी बोला कि जरूरी नहीं है कि ये हो जाए, क्योंकि डिपेंड करता सारा कुछ जो जिसने वेबसाइट डेवलप करी है उसके ऊपर। अगर उसने इस चीज को माइंड में नहीं रखा और सीधा उसने ऐसा करा कि जो यूजर नेम भेजेंगे एंड पासवर्ड इक्वल टू जो पासवर्ड की वैल्यू भेजी उसके साथ कंपेयर करके काम अगर वो कर रहा होगा, तो वहां पे ये एडजस्टमेंट खट से चल जाएगी और आप लॉग इन हो जाओगे, चाहे आप वैलिड यूजर हो या ना हो, ठीक है जी। तो अभी फिलहाल इसको इतना ही करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको और आगे चीज़ों को बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने जो एसक्यूएल का मैंने बताया वो सब अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना और एक बार इसको भी देख लेना, लेकिन इसको अभी ऐसे अप्लाई नहीं करना, इसको हम आगे करके देखेंगे, जो हमारे लिए टेस्टिंग के लिए जो वेबसाइट्स होती हैं वहां पे हम अप्लाई करके देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। एक बात और कि भैया कोई भी वेबसाइट पे आप खुद किसी दूसरे की वेबसाइट पे आप सीधा डायरेक्ट ट्राई मत करने बैठ जाना ये, ठीक है। आपने ये सब चीज़ों की जो भी मैम सिखाएंगे इनकी प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है, जो टेस्टिंग के लिए जो हमारे वेबसाइट्स हैं सिर्फ वहीं पर ही, ठीक है। ऐसे किसी दूसरे की वेबसाइट में हम ही क्योरी डाल डाल के देख रहे हो मत करना भाई, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज मान लीजिए किसी दूसरे की वेबसाइट में आपने गलती से ये लिखा और मान लो लॉगिन हो गए, ठीक है, तो उनकी लॉग फाइल में एंट्री आ जाएगी आपकी और कल को आप फंस भी सकते हो, ठीक है। तो आपने फिलहाल बस ये समझ लिया क्या है, बाकी हम जो प्रैक्टिस के लिए जो हमारी वेबसाइट्स होंगी उन पे हम इन सब तरह की चीज़ों को ट्राई करके देखेंगे। सो चलिए बच्चों आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।